साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और ये नाइट सेशन है 9:30 PM 10 का दम। तो चलिए 10 के दम में आज हम लोग आर्ट सेक्शन के संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का 11 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे गए और कुछ ऐसे सवाल जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और इसके द्वारा आप अपने एग्जाम की तैयारी एक अच्छे लेवल तक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 कदम का। तो गलती करना नहीं है, जितना जानते हैं उतना बनाएं, एक्यूरेसी पर ध्यान रखें। बार बार कह रहे हैं पढ़ाई के दौरान एक्यूरेसी आपके लिए बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगा। जितना ज्यादा आप एक्यूरेसी पर काम करेंगे उतनी जल्दी सफलता आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर नंबर लाना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप सीखें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा से सीखें और ऐसा सीखें कि फिर जीवन में भूले नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 कदम। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी तौर पर हम लोग को देखना है सभी सवाल के लेवल को, उसके स्तर को और उसके हिसाब से काम करना है। पहला जो सवाल है आपके लिए कि निम्न पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मुद्रा पर अंकित है। मतलब कुछ पशुओं के समूह दिए गए हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर अंकित है। तो जो पशुपति मुद्रा पर जानवरों का जो समूह अंकित है उसमें इनमें से कौन सा समूह सही है, यही पूछ रहा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही सवाल कमीशन लेवल में पूछे जाएं। तो सबसे पहले तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इस टीम को बड़ा करने के लिए इसके लिंक को शेयर करें अपने सभी ग्रुप में, ताकि जब क्वेश्चन आवर या कोई भी टेस्ट हो तो आप अपनी क्षमता का आकलन अच्छे से कर सकें। तो यहाँ 4 जानवरों का समूह है। पहला जो ऑप्शन में सिंह है, हाथी है, भैंसा है, वृषभ है। दूसरा है व्याघ्र है, हाथी है, भैंसा है, गैंडा है। तीसरा है सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा और चौथा है वृषभ, भैंसा, हाथी, गैंडा। क्या है तो इसी को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है और किस रूप में है। तो ध्यान रखना है कि ये पशुपति मुद्रा के बारे में पूछा गया जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है उसके लिए आंसर जो इसका आ रहा है वो बी है, व्याघ्र, हाथी, भैंसा, गैंडा। तो ध्यान रखना है कि जो पशुपति मुद्रा मिला था उसमें सिंह युक्त 3 मुंह वाले एक पुरुष का चित्र है और उसमें एक तरफ से 2 जानवर व्याघ्र, हाथी का और एक तरफ से भैंसा, गैंडा का। तो ध्यान रखना है कि यही 4 जानवरों का समूह दिया गया है, ये ध्यान रखना है, जिसमें दाईं ओर से मतलब उस पुरुष के दाईं ओर से एक व्याघ्र और एक हाथी का चित्र है और बाईं ओर से एक भैंसा और एक गैंडा का चित्र है। तो यही चित्र युक्त जो मुद्रा प्राप्त हुआ है पशुपति मुद्रा मोहनजोदड़ो से, ये ध्यान रखना है। तो आंसर जो होगा इसका बी होगा। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे चीजें बार बार पूछी जाएगी एग्जाम में आपसे। दूसरा जो है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो यूरोपियों के बारे में पूछ रहा है जिसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच ये सब शामिल है। यूरोपियों का आगमन हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत में और उसी दौरान ये यूरोपीय कौन आया था पहली बार जिसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। तो गोवा पर सबसे ज्यादा अधिकार पुर्तगालियों का रहा, ये तो पता है आपको। इसलिए यहाँ पर जो भी है पुर्तगाली का नाम है। यूरोपियों में पुर्तगालियों का नाम दिया हुआ है। पहला है अल्बुकर्क, दूसरा डी अल्मेडा, तीसरा अल्ब्रेज कैब्राल और चौथा वास्को डी गामा। कौन था जिसने गोवा को छीन लिया बीजापुर के सुल्तान से। तो ध्यान रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और आंसर जो है ये अल्बुकर्क है, ये ध्यान रखना है। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीना और इसीलिए अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का जो भारत में साम्राज्य है वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है, जबकि डी अल्मेडा पुर्तगालियों के साम्राज्य के पहले गवर्नर के रूप में काम किया। अल्ब्रेज कैमास दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आया और वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत की खोज किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए, चारों का चारों ऑप्शन, और बार बार इसमें से किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपके लिए जो यहाँ का आंसर है वो अल्बुकर्क है, एकदम ध्यान रखें। और इसी तरह से सभी ऑप्शन पर फोकस करें। जब तक आप सभी ऑप्शन नहीं देखेंगे, अंदाज पर कर क्वेश्चन मारेंगे या हड़बड़ाहट में मारेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसलिए हम रेस में 0.1 नंबर से, हाफ नंबर से, 1 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना और सभी ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ना, उसको अध्ययन करना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए।
अब आगे चलो तीसरा कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित ग्रंथ आमुक्त माल्यद किस भाषा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रंथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है आमुक्त माल्यद। तो ध्यान रखना है कि ये आमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा गया, जिसके रचयिता कृष्णदेव राय। ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। किस भाषा में लिखा गया? तो आंसर जो है ये तेलुगु है, ये ध्यान रखना। और तेलुगु भाषा में ये लिखा गया था, क्योंकि तेलुगु कहां चलता है। अभी पूछ रहे कि वर्तमान में तेलुगु किस राज्य की मुख्य भाषा है, तो तेलुगु आंध्रा में चलता है, तमिल तमिलनाडु में चलता है, मराठी महाराष्ट्र में चलता है और कन्नड़ कर्नाटक में चलता है। और ये ध्यान रखना कि कृष्णदेव राय का दूसरा नाम आंध्र भोज भी है। तो आंध्र के क्षेत्र का एक बहुत बड़े राजा के रूप में देखा जाता है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य में ये तुलु वंशी शासक थे, तुलु वंश के बहुत प्रभावी शासक के रूप में काम किया। और इन्होंने ही तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की। और ध्यान रखना है कि इस अमूल माल्यद में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सभी चीजों को दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा जाएगा। आगे चले तो राज्य व्यवस्था से सवाल है, पॉलिटी से, कि लोकसभा के अध्यक्ष पद का वर्णन किस अनुच्छेद में शामिल है। लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इन सब के गठन पर आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, और एक आम चुनाव होता है जो लोकसभा का गठन होता है, जिससे प्रधानमंत्री का चयन होता है, निर्वाचन होता है, उनकी नियुक्ति होती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष पद, जिनको अंग्रेजी में स्पीकर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है कि लोकसभा में 545 सदस्य बैठते हैं, एक चेयर होता है जो उनके हेड के तौर पर काम करते हैं, उसी को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। इंग्लिश में स्पीकर, ये अलग बात है कि लोकसभा में सभी लोग बोलते हैं, उनको स्पीकर नहीं कहा जाता, जो चुपचाप रहता है उसको स्पीकर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि उसी स्पीकर की बात है कि लोकसभा के अध्यक्ष पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 74, चारों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ आर्टिकल जो बार बार पूछा जाता है वो यही सब में से शामिल है। तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर अनुच्छेद 93, आर्टिकल 93 में ये वर्णन है कि लोकसभा के संचालन के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का पद होगा, और वही लोकसभा का संचालन करेगा। तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल 93 में संविधान में प्रावधान रखा गया अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष के लिए भी, किसके? लोकसभा के। जबकि लोकसभा के गठन के लिए जो प्रोविजन है उसका वर्णन अनुच्छेद 81 में, कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, किस प्रक्रिया से गुजर करके लोकसभा का गठन किया जाएगा, वो आर्टिकल 81 में। जबकि अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। तो ध्यान रखना है, ये वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जो 280 में वर्णन किया कि राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए, अपने सहयोग के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे या राजस्व संबंधी प्रावधान पर केंद्र को सलाह देगा। तो ध्यान रखना है, ये वित्त आयोग से संबंधित। जबकि अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन है कि राष्ट्रपति अपने कार्य की देखभाल के लिए, अपने कार्य के संचालन के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, और उस मंत्री परिषद का हेड जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये कहना है इसी आर्टिकल 74 में। तो ध्यान रखना है, और ये भी कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा के सबसे बड़े दल का नेता होगा। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 74 जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। चारों इंपॉर्टेंट है। आगे चलें तो 5वां सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, पंचायती राज व्यवस्था बार बार सवाल पूछता है। बीपीएससी में तो एकदम हिट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था। तो ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई। तो ये स्थानीय स्वशासन से सवाल है, सत्ता को विकेंद्रीकरण करने का, कि सत्ता को छोटे छोटे स्तर पर बांटा जाए और हर जगह पर अपनी सत्ता हो, ताकि काम अच्छा हो सके, विकास अच्छा हो सके। तो इसी के तौर पर शक्ति के बंटवारे के रूप में पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया। और कहा जाता है कि शुरुआत कब हुई या कहां से हुई, तो बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान, कहां से शुरू हुआ। तो ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत राजस्थान में नागौर से हुआ था, और नागौर में ही पहली बार
इस व्यवस्था की शुरुआत की गई और शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को। और इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की और तब से पंचायती राज व्यवस्था भारत में चल रही है। तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन को विकसित करने के लिए कि छोटे छोटे स्तर पर जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि विकास पूरे देश का एक रूप में हो सके और समरूप समावेशी विकास का धारणा आ सके। तो ध्यान रखना है, बार बार पूछे गए राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। आगे चले तो छठा कि संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कार्य जो करती है सरकार उसमें 3 तरह का बंटवारा है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, कि किसको काम करना है। और ये 3 भाग में बांट करके विषय को बांटा गया कि कौन सरकार किस हद तक काम कर सकती है, किस क्षेत्र में काम कर सकती है। जैसे संघ सूची में केंद्र सरकार के अधीन काम होता है, जो केंद्र करती है वो संघ सूची है। राज्य के अधीन जो कार्य है, कोई स्टेट काम करना चाहता है उसके लिए राज्य सूची बना हुआ है। और समवर्ती सूची का मतलब जिसमें केंद्र भी काम कर सके और राज्य भी काम कर सके। तो ऐसा विषय जिसमें कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार को भी हो, राज्य सरकार को भी हो, उसको समवर्ती सूची कहा गया संविधान के अंतर्गत। और उसी के बारे में पूछ रहा है कि संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। ऑप्शन है 47, 52, 61, 100। तो आंसर है 52। ये ध्यान रखना, पहले इसमें 47 विषय ही थे लेकिन इसमें 5 विषय को और जोड़ा गया और इस प्रकार से इसकी सूची 52 तक पहुंच गई। और इसमें ये जो 61 है ये संघ सूची में और ध्यान रखें राज्य सूची में, जबकि ये संघ सूची में है 100। तो ध्यान रखना है कि इसी 61 में से 5 को यहां रखा गया। और 5 में कौन कौन, तो वन, शिक्षा, वन जीव अभ्यारण्य, माप तौल और जनसंख्या नियंत्रण, ये 5 विषय को उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसके कारण 47 से बढ़कर की संख्या विषय का 52 हो गया। तो 5 को याद रखना है, वन, शिक्षा, वन जीव अभ्यारण्य, माप तौल और जनसंख्या नियंत्रण, जिसको परिवार नियोजन भी कह सकते हैं, फैमिली प्लानिंग। ये 4 विषय पहले राज्य सूची में था, उसको उठा करके समवर्ती सूची में रखा गया संविधान संशोधन के द्वारा, और जिसके कारण 47 से इसकी संख्या 52 तक पहुंच गई। तो ध्यान रखना है। अब ज्योग्राफी में चले तो 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि सागर तटों की तरफ जाने वाली तरंग को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो समुद्र में बहुत सारी चीजें बनती रहती है, हम लोग पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, जिनका ऑफलाइन क्लास कंप्लीट होगा उनको सब पता होगा। ऑप्शन है विशाल धारा, धारा, सुनामी, ज्वार, ये चारों समुद्री चीजें हैं, चारों समुद्र में होता है। इसमें से कौन होता है जिसको हम समुद्र की तरफ जाने वाले तरंग के रूप में देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम सुनामी है, ये ध्यान रखना। तो सुनामी मतलब ही होता है लहर। सुनामी एक जापानी भाषा है, जापानी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। और जापानी में 2 वर्ड को मिलाया गया, सु प्लस नामी। सु मतलब बंदरगाह होता है, सु मतलब बंदरगाह और नामी मतलब लहर होता है जापानी भाषा। तो बंदरगाह की तरफ जो लहर आती है, पोर्ट की तरफ, उसी लहर को इसे नाम दिया जापानियों ने सुनामी। और यही सुनामी की लहर जब बहुत बड़ी हो जाती है तो बहुत भयंकर तबाही मचाती है भूकंप के रूप में। तब समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसके कारण सुनामी उठता है। नॉर्मल छोटे लहरें होती है, लेकिन जब भूकंप आ जाता है तो लहरों की ऊंचाई हमारे बिल्डिंगों से ऊंचा हो जाता है। और तब जो किनारे पोर्ट पर या बिल्डिंग है, कोई तट पर गांव है, कोई शहर बसा हुआ है, तो उस लहरों के चपेट में सभी कुछ ध्वस्त हो जाते हैं। जैसा कि आया था हिंद महासागर के क्षेत्र में, जिसमें भारत जैसे देशों को काफी नुकसान हुआ था 26 दिसंबर को। तो ध्यान रखना है कि सुनामी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनामी हमने कहा जापानी शब्द है, ये भी पूछ सकता है कि सुनामी कहां का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है। सु मतलब बंदरगाह होता है, नामी मतलब लहर होता है। तो वो लहर जो बंदरगाहों की तरफ आती है वो सुनामी है। जबकि विशाल धारा क्या है, तो समुद्र क्षेत्रों में एक बड़े क्षेत्र में, बहुत व्यापक एरिया में, जब साल के नियमित समय पर नियमित दिशा में वाटर बहता रहे, फ्लो करता रहे, तो उसको हम विशाल धारा कहते हैं। इस साल में नियमित तौर पर नियमित दिशा में बड़े क्षेत्र में पानी का बहाव हो, ईस्ट से वेस्ट जा रहा हो, वेस्ट से ईस्ट जा रहा हो, उत्तर से दक्षिण आ रहा हो, लगातार बहता हो, तो ऐसी धारा को विशाल धारा कहते हैं, जिसको स्ट्रीम कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गल्फ स्ट्रीम,
तो ये क्या है, स्ट्रीम मतलब विशाल धारा। जबकि धारा क्या है, तो ये छोटा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं फैलता। तो छोटे स्तर पर, छोटे एरिया में, समुद्र के क्षेत्रों में नियमित तौर पर, नियमित दिशा में बहने वाली वाटर को धारा कहते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं इरमिंगर की गर्म जलधारा, कनारी की गर्म जलधारा या फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, तो ये जलधारा जो है क्या है, ये सब एक इंपॉर्टेंट जलधारा है, कोई ठंडी कोई गर्म, तो ये सब क्या है, धारा का स्वरूप है, जो हम आगे चैप्टर जब होगा तो पढ़ेंगे। अब आगे ध्यान दें तो नेक्स्ट है ज्वार। ज्वार क्या होता है, तो ज्वार होता है समुद्र तटों में गुरुत्वाकर्षण के कारण, कि सूर्य और चंद्रमा जब एक सिद्ध में आता है, यह समुद्र है पृथ्वी पर, तो इसके गुरुत्वाकर्षण से वाटर को खींचता है, और जब वाटर का खिंचाव होगा ऊपर की तरफ तो समुद्र का पानी ऐसे उठने लगेगा। तो जब पानी समुद्र का ऊपर उठेगा गुरुत्वाकर्षण से, तो ये उठाव है, इसी उठाव को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और यही पानी जब गिरता है नीचे तो कहते हैं भाटा है। तो ज्वार भाटा सम्मिलित रूप है, ऊपर उठेगा तो ज्वार और नीचे गिरेगा तो भाटा। तो चारों इंपॉर्टेंट है, सुनामी, धारा, विशाल धारा और ज्वार, ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो 8वां सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है कि जैव विविधता सर्वाधिक कहां पाई जाती है। हम बार बार कहते हैं जैव विविधता से सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जीवों के अनेक अनेक स्वरूप, पेड़ पौधा जीव जंतु डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, उसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। और इस तौर पर कहा कि जैव विविधता सर्वाधिक कहां पाई जाती है। ऑप्शन है सूक्ष्म पतझड़ वन में, आर्द्र पतझड़ वन में, मरुस्थलीय वन में या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में। कहां मिलेगा सबसे ज्यादा जीव जंतु, तो ये हम पढ़ते हैं वर्षा में, वन में, जंगल में, ये सब पढ़ा जाता है। और हमने हॉट स्पॉट का चर्चा किया है कि विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं और एक हॉट स्पॉट भारत में पश्चिमी घाट पर्वत है। तो जहां पर खूब गर्मी पड़े और खूब वर्षा हो, वहीं पर जीव जंतु ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जब वर्षा खूब पड़ता तो वहां जंगल खूब होता, और जंगल होगा तो भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा तो कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, पेड़ पौधे भी तरह तरह के मिलेंगे। तो जहां पर वर्षा अधिक हो और जहां गर्मी अधिक पड़ता हो, उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है। तो वर्षा अधिक होगा तो वो आर्द्र होगा क्षेत्र, और गर्मी ज्यादा होगी तो उष्ण होगा। तो उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र वन का क्षेत्र है, वहीं पर जैव विविधता क्या होगा, सर्वाधिक मिलेगा। मरुस्थल में तो पानी है नहीं, शुष्क में पाटर नहीं है क्योंकि ड्राई मौसम है, आर्द्र पतझड़ वन है, तो पतझड़ में तो जंगल खाली होगा, तो वहां जंतु ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना है। 9वां सवाल ये एमपी पीसीएससी में पूछा गया, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए कितना आसान सवाल है और किस रूप में पूछा है। ये बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई नहीं कि कोई पढ़ करके बुक में मिलेगा और ना कोई टीचर पढ़ा सकता। ये तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, सोचने का नजरिया। पूछ रहा है कि एशिया और अमेरिका के तटों को स्पर्श करने वाला महासागर है, तो ये कौन बुक में मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा और ना ही किसी क्लास में मिलेगा। ये कैसे होगा, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते फ्रेम हो जाता है दिमाग। मैप को देखें, एटलस को देखेंगे तो देखते देखते आपको नजर आ जाएगी, नहीं भी पढ़ें तो आप सवाल बना देंगे एग्जाम में। और यही नजरिया डेवलप करना होगा अगर आपको सफल होना है। तो ध्यान रखें, तो रटने का और ट्रेडिशनल वन लाइनर पढ़ने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदलें। तो एशिया और अमेरिका के तटों को स्पर्श करने वाला महासागर अटलांटिक, हिंद, आर्टिक, प्रशांत, कौन महासागर है जो दोनों को टच करता है, अमेरिका महादेश को और एशिया को कौन टच करता है। तो आप ग्लोब पर देखेंगे ऐसे, तो ग्लोब पर जो आपका शेप बना हुआ है वो ध्यान रखना है, महासागरों का शेप हम पढ़ते हैं। महासागर आपको पढ़ाया नहीं गया है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में पढ़े हैं। जो नवजीवन में पढ़े होंगे उनको पता होगा और वो आंसर जानते भी होंगे। तो हमने पढ़ा है कि प्रशांत महासागर ऐसे है, गोल एकदम, जिसको कहा जाता है कि प्रशांत महासागर की आकृति अंग्रेजी के ओ अक्षर के समान, अंग्रेजी की ओ लेटर पर, ग्लोब पर देखें एकदम राउंड ऐसे। अटलांटिक महासागर एस आकृति जैसी दिखती है, अंग्रेजी का एस जैसे लिखते हैं, तो अटलांटिक महासागर ऐसे दिखता है। जबकि आर्टिक सागर या अंटार्कटिक सागर, तो आर्टिक सागर अंटार्कटिक सागर का कोई शेप नहीं है, ऊपर में दिखता है, ध्रुव के ऊपर है, तो वहां शेप नहीं है। ये दोनों का है। अब यहां ध्यान दें कि इधर अगर चलेंगे और इधर चलेंगे तो इधर में अमेरिका महादेश आ जाता है और इधर क्या है, एशिया। जैसे इधर देखेंगे तो इधर जापान है और ऐसे घूम के जाएंगे तो इधर अमेरिका। तो जापान और अमेरिका के बीच में प्रशांत महासागर,
तो जापान एशिया में है और अमेरिका महादेश में उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका, इस साइड में अगर मान लें तो अमेरिका, उत्तर में उत्तर अमेरिका, नीचे में दक्षिण अमेरिका, और इधर सब एशियन कंट्री है जिसमें चीन, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब नीचे इधर। तो इधर से शुरू हुआ, तो इधर एशिया को टच किया और इधर किधर टच किया, अमेरिका महादेश को टच किया, उत्तर में अमेरिका को भी और दक्षिण अमेरिका को। और इसलिए आंसर जो होगा ये प्रशांत महासागर। जबकि अगर अटलांटिक पूछता तो ये 4 महादेश को टच करता है। अगर अटलांटिक देखें तो यहां पर उत्तर अमेरिका, यहां दक्षिण अमेरिका, यहां यूरोप और यहां अफ्रीका, ये चारों महादेश को टच करता। तो इस रूप में आपको मैप देखने का फ्रेम होना चाहिए कि कहां पर क्या है। तो आंसर इसका क्या होगा, प्रशांत महासागर। 10वां जो सवाल है इकोनॉमी से करा, इनमें से किस फसल का सामान्यतः सरकार समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। तो मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो जिसके लिए कृषि बिल पर भी चर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, जिसको खत्म करना चाहती है सरकार। और सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फ्री करना चाहती है, कहीं भी पूरे इंडिया में बेचा जा सके। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार जारी करती है, किसानों को नुकसान ना हो, किसान को अच्छा मूल्य मिले इसके लिए। तो कह रहा किसके लिए नहीं जारी करती है सरकार। तो ध्यान रखना है कि सरकार जो समर्थन मूल्य देती है वो खासकर खाद्यान्न फसलों के लिए, जो हम लोग फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो फल सब्जी के लिए नहीं करती है। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है या आम, धान, गन्ना, कपास, तो यहां धान का करती है, गन्ना का करती है, कपास, सब क्या है, मुख्य फसल। ये सब पर इंडस्ट्री चलता है, भोजन चलता है लोगों का। आम पर कोई दिक्कत नहीं है, आम मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं। तो ये आम जो है फल है और फल का सपोर्ट प्राइस जारी नहीं करती है सरकार, और ना कोई सब्जी का करती है। तो ये ध्यान रखना है। तो धान का करती है, गन्ना का करती है, कपास का करती है, इन सब फसलों का करती है, गेहूं का करती है, लेकिन आम का सामान्यतः सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी नहीं करती। 11वां सवाल इकोनॉमी से, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी घटक, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी घटक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में होता है। उत्पादन के सभी घटक, उत्पादन का घटक समझते हैं, फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री का मालिक, फैक्ट्री का रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस हुआ वो किसके कंट्रोल में, कौन है उसका मालिक, ये पूछ रहा है। किस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो सोशल इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, और समाजवाद का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों में आर्थिक रूप से समानता लाना। इसी को समाजवाद कहा जाता है। कहते हैं ना कि लालू यादव समाजवादी हैं, मुलायम सिंह कहते हैं हम समाजवादी हैं। मुलायम सिंह ने तो समाजवादी पार्टी ही बना रखा, और सब लोग कहते हैं हम समाजवादी के काम करते हैं। समाजवादी मतलब कहते हैं कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई को बांट देंगे, कोई यहां गरीब नहीं होगा ना कोई अमीर होगा, सबके पास समान धन होगा। तो ऐसा कब होगा, जब प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में हो, किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो कह रहा है इसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है, उत्पादकों के हाथ में होता है, श्रमिक के हाथ में होता है, या राज्य के हाथ में होता है। तो एकदम सिंपल है कि जब सरकार चाहेगी कि यहां कोई गरीब ना रहे, सब बराबर रहे, तो सरकार के कंट्रोल में होगा सब कुछ। मतलब फैक्ट्री का मालिक और फैक्ट्री का उत्पाद किसका होगा, राज्य का होगा। राज्य मतलब स्टेट, सरकार, चाहे वो बिहार हो चाहे भारत हो, वो एक राज्य के तौर पर है। ये किसके नियंत्रण में होगा, राज्य के नियंत्रण में होगा, सरकार के नियंत्रण में होगा। तभी समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट विकसित हो सकता। अगर ये उत्पादक मालिक होगा, तब जैसे रिलायंस अंबानी या रिलायंस है मुकेश अंबानी, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में, तो वो तो एक आदमी अमीर हो रहे हैं, अमीर क्या दुनिया के सबसे अमीर पुरुष बन गए। लेकिन भारत में गरीबी बढ़ी, तो समाजवाद की अवधारणा लाना चाहते हैं, लेकिन समाजवाद पर एक्चुअली काम नहीं हो पा रहा है। और इसी के तौर पर यह ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी घटक किसके कंट्रोल में रहता है, तो वो राज्य के कंट्रोल में होता है। और राज्य किसका है, जनता का है यहाँ, क्योंकि जनता ही मालिक है यहाँ। हम जिसको चाहते हैं वो सरकार बनाते हैं, हम जिसको चाहते हैं सरकार गिराते हैं। तो राज्य का मतलब जनता का, तो ध्यान रखना है। तो मेन जो है राज्य का। तो इस रूप में आपको इसी तौर पर 10 के दम के क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि। बोलिए एक वर्षा मिलकर, जय हो मैया की। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।